मुझे आज भी याद है जब क्लास 11th में मैंने अपनी नीट की तैयारी शुरू करी थी, तो हर एक नीट एस्पिरेंट की तरह मेरा भी यही सपना था कि मैं एम्स दिल्ली जा कर के पढूँ। मैंने 11th-12th करा एंड 12th के साथ अपेयरिंग में मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया एंड सरप्राइजिंगली मैंने बहुत मेहनत की थी, बट मेरे 563 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर था। बट ऑब्वियसली सिलेक्शन होने के लिए कहीं पर भी वो काफ़ी नहीं था। एग्ज़ाम दे के आने के बाद जब कैलकुलेट किया स्कोर्स एंड जब 563 आए तो पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला था, रूम पे चला गया था, दूसरे रूम पे जा के बहुत देर तक रोया था एंड फिर कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर अगले दिन प्लान किया कि अब करना क्या है, क्या किसी और कोर्स में एनरोल करना है या फिर से ड्रॉप लेना है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ बता रखी थी कि अगर तुम्हें लगता है ड्रॉप लेना सही रहेगा, तुम्हें लगता है तुम अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे तो ही लेना, वरना फिर हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है, लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा था कि फिर ड्रॉप लेने का हमने सोचा। फिर हमने ड्रॉप लिया और फिर वापस कोचिंग में तैयारी करने के लिए गए, वापस जिस कोचिंग में पढ़ा था 11th-12th में वहीं से। फिर जब ड्रॉप की तैयारी शुरू करी तो इस बार बिल्कुल ट्रेन में जब जा रहा था ड्रॉप ईयर के टाइम पे, तो ही पूरा मन बना लिया था कि यार इस बार तो मतलब एम्स नहीं मिल पाया इस बार लेकिन एम्स लेना है। और मेहनत की फिर से शुरू किया और टारगेट फिर से वही था, 720 में 720 लाने हैं या फिर एम्स दिल्ली निकालना है। बट हाँ ठीक है, गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। तो एग्ज़ाम दिया था मैंने, एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा ही गया था, लेकिन बस ये था कि कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए और जितना अच्छा जाना चाहिए था उतना नहीं गया, क्योंकि इतना मैं मॉक टेस्ट में एवरेज ऐसे भी इससे टफ पेपर में स्कोर कर लेता था। तो एनीवेज जो भी मिला आई एम हैप्पी एंड एम्स दिल्ली टारगेट किया था वो नहीं मिला, तो एटलीस्ट एम्स पटना मिला एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 एम्स अक्रॉस द कंट्री। सो यस आई एम हैप्पी एंड इस वीडियो में आई वांट टू शेयर कि 11th-12th में जब मैंने पढ़ाई करी थी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया था। बहुत सारे ड्रॉप की स्टोरीज़ ये होती है कि उन्होंने 11th-12th में मेहनत नहीं की होती है, तो वो 12th में जाके ड्रॉप के बाद फिर वो मेहनत करते हैं, फिर उनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। मेरे साथ ये था, मैंने 11th-12th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब मैं 14-14 घंटे क्लास 11th-12th में पढ़ता था। जब ड्रॉप ईयर में था तो मैं 5-6-7 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब क्लास 11th-12th में था तब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था। तो इन शॉर्ट बात ये आई कि ड्रॉप ईयर के अंदर कम पढ़ाई करके भी मेरे मार्क्स ज़्यादा कैसे आ रहे थे, और कम पढ़ाई करने के बाद भी जो बच्चा क्लास 11th-12th में 300, 400, 500 मार्क्स स्कोर करता था, वो ड्रॉप में आने के बाद 650 प्लस हमेशा, और इवन 700-705 मार्क्स कैसे स्कोर करने लगा। बहुत लोग बोलते हैं हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट तो है, बट आपके पास कुछ सर्टेन रूल्स, सर्टेन मेथड्स, सर्टेन स्ट्रैटेजीज एंड कुछ स्मार्ट वर्क होना चाहिए ताकि आप अपने हार्ड वर्क को डायरेक्शन दे सको। तुमने पढ़ा है ना, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है किसी एक वेक्टर के लिए। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है दैट इज स्केलर, तो हमें काइंड ऑफ स्केलर मेहनत नहीं करनी, हमें वेक्टर मेहनत करनी है, मतलब एक डायरेक्शन में मेहनत करना है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम कितनी मेहनत करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हें कितने ऐसे तरीके पता हैं, तुम्हें कितने ऐसे मेथड्स पता हैं जो एक टॉपर को पता होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा मुझे कुछ ऐसा पता है कि जो मैं बता दूंगा तो तुम्हारा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि मैं तुम्हें जितनी चीज़ें बताऊंगा उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है। ओवरऑल जो है मैटर ये करता है कि तुम्हारे पढ़ाई के अंदर कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी पढ़ाई की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। क्वांटिटी तो किसी मजदूर को भी तुम अगर दिन भर में बोलोगे काम करने तो वो भी मेहनत करता है, तो क्या वो भी नीट निकाल लेगा? ऑब्वियसली नहीं, जब तक वो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा तो मुश्किल है बहुत, ठीक है ना। इसलिए मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना। मैंने अपने ड्रॉप ईयर से पहले 11th-12th में भी एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दी थी, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, बट मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी इग्नोर की थी। क्या इसका ये मतलब है कि मेरी फिजिक्स इसलिए वीक थी? नहीं, इसका ये मतलब है मैंने ये सोचा था अपनी फिजिक्स को इतनी स्ट्रॉन्ग तो कर लूँगा कि 170 प्लस आ जाए, ठीक है, और जो बचे 10 मार्क्स हैं या फिर जो थोड़ा बहुत है रेंज, उसके लिए मैं एनसीईआरटी एक बार ज़रूर रेफर करूँगा। तो मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं कि तुम फिजिक्स की ही एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया था, मैंने बायो की एनसीईआरटी को और इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, सबका मतलब समझ के पढ़ने लगा। इस बार टारगेट ये नहीं था कि जल्दी रट के सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे तो जल्दी रिवीजन करेंगे। रिवीजन तुम्हें तब काम आता है जब तुम्हारा पहला एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, ठीक है। एक हॉलो, एक खोखला अपना बेस बनाओगे ना तो उससे कभी तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी पढ़ना इज़ नॉट एवरीथिंग। समझ के अंडरस्टैंड करो चीज़ों को एंड ठीक से उसको पढ़ो। जब तक तुम्हें उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता ना, उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता ना, ये लाइन लिखी क्यों है, ये हमारी किताब में दी क्यों गई है, जो राइटर है किताब का या जो एग्जामिनर है वो क्यों चाहता है ये लाइन तुम्हें पता हो, तो उस चीज़ के इंपॉर्टेंस को समझो एंड उसके बाद फिर उस लाइन का मतलब समझो कि ये क्यों लिखा गया है एंड इस लाइन का क्या मतलब होता है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्टा, इसका ये मतलब होता है कि ज़्यादातर, ऑल नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सकता है ऑल आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, इन सम प्रोटेस्ट आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि एक एक वर्ड ऐसे याद करो कि तुम्हें चीज़ें बिल्कुल समझ में आए, क्लियरिफाई करो दिमाग में, ठीक है। तो ओवरऑल बात यह है कि मैंने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ने लग गया था, और जो भी मैं इन डेप्थ पढ़ता था ना चीज़ों को, वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि बाहर से ट्रूमैन की किताब पढ़ रहे हैं या एलन आकाश का मॉड्यूल बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने आकाश के मॉड्यूल्स केमिस्ट्री में यूज़ करा था, पढ़ा भी था ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बाद में जब एनसीईआरटी पढ़ा तो पता चला कि एनसीईआरटी की चीज़ें ही उसके मॉड्यूल में लिखी हुई है। तो ओवरऑल ये था कि एनसीईआरटी पे एम्फसाइज़ करना शुरू कर दिया था।
और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता था। जहाँ पर लोग एक्स्ट्रा दूसरी किताबें पढ़ रहे होते थे, मैं बार बार एनसीईआरटी को ही रिवाइज़ करता था। दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू कर दी वो ये था कि डाउट्स पूछने लग गया। इतने ज़्यादा डाउट्स पूछता था, मुझे अभी भी याद है कोचिंग के अंदर, लाइक हमारे कोचिंग में ऐसे 2 रोज थे, ठीक है, एक ये वाला रो, एक ये वाला रो, ठीक है। मैं इस रो के कॉर्नर पे बैठता था एंड यहाँ पर बोर्ड था, ठीक है ना, बिल्कुल बोर्ड के टीचर के जस्ट सामने बैठा था एंड टीचर जैसे क्लास चलता था यहाँ से उठ के निकलता था एंड सीधे टीचर के पीछे चलता था एंड जाके डाउट पूछता। और ऐसा हर दिन हुआ है, लाइक आई किड यू नॉट, हर एक दिन ऐसा ही हुआ है। मतलब टीचर्स तक परेशान हो जाते कि भाई तुझे कितने डाउट रहते हैं, बट थे डाउट यार, तो पूछता था बहुत फालतू डाउट, कुछ भी डाउट, ठीक है ना, लेकिन जाके टीचर से बात करता था, इंटरेक्ट करता था, डाउट्स जो भी थे उनके सामने रखता था। तो होता क्या था कि डाउट ऑल दो बेकार हो, बट उससे कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती थी जो मुझे पहले नहीं पता था, जो मुझे टीचर अपने बताते थे कि यार देखो इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तुमने ये डाउट तो सही पूछा है बट इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये होता था कि फ़ायदा होता था टीचर से इंटरेक्ट करने में। तो मैंने बहुत सारे डाउट्स पूछे एनसीईआरटी के, टीचर ने जो अपने नोट्स के अंदर लिखवा रखा था उसकी एक एक लाइन पढ़ना, उसको एक एक लाइन को एनसीईआरटी की तरह पढ़ना और उसको जाकर पूछना कि इस लाइन का मतलब क्या होता है सर, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड है क्या, टेस्ट के अंदर जो गलती हुई वो, जो तुम्हारे डीपीपी होते हैं उनके अंदर जो गलती हुई वो, क्लास में कुछ बोला वो नहीं समझ में आया वो। तो हर एक चीज़ मैंने पूछा है और पूछ कर ही ऐसा हुआ कि मैं उस लेवल तक पहुंचा कि फिर कोई उस लेवल को टच नहीं कर पाता। तो ओवरऑल ये था कि कोचिंग में डाउट्स बहुत ज़्यादा पूछे। इंग्लिश, फिजिक्स, देखो फिजिक्स से बहुत लोग डरते हैं, फिजिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। मैंने पार्ट 1 करके वीडियो बना रखी है फिजिक्स की, जिसमें मैंने क्लास 11th के बारे में बताया था। पार्ट 2 की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था बनाने का, तो होपफुली कभी बनाऊंगा। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में पहले मैंने 100 नंबर स्कोर करा था पहले अटैम्प्ट में। जब मेरे 563 आए थे तो मेरे एग्जैक्टली 107 नंबर आए थे फिजिक्स में, और जब इस बार दिया था तो 175 आए थे। उसमें से भी एक मैंने बहुत बेवकूफ़ी में सिली मिस्टेक कर दी है, वरना मेरे फिजिक्स में फुल 100% मार्क्स थे। मेरी फिजिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने ऐसा डिफरेंटली क्या करा फिजिक्स में। फिजिक्स के लिए मुझे याद है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, ठीक है, तो फिजिक्स में ये करता था कि जल्दी जल्दी से फार्मूला सारे रट लेता था और फार्मूला को रिवाइज कर लेता था, ठीक है, और जितना प्रैक्टिस हो सकता था उतना प्रैक्टिस करता था। ये भी गलत अप्रोच नहीं था मेरे हिसाब से। जब मैं 11th 12th में था तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का फ़ायदा मुझे बाद में हुआ ड्रॉप ईयर में। देखो बात यह है ना कि अगर 11th 12th में तुम्हें लगता सिलेक्शन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जितनी ज़्यादा मेहनत 11th 12th में करोगे ना वो सारा का सारा तुम्हारे ड्रॉप ईयर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मैंने फिजिक्स में ज़्यादा क्या किया, मैंने फिजिक्स को समझना शुरू किया, ठीक है, रादर देन इस चीज़ के लिए रटना कि मुझे नीट निकालना है, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, मुझे लगा कि यार फिजिक्स समझते हैं ना, क्या पता बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्या पता यार कुछ इसमें ऐसा हो कि कोई मुझसे आके पूछे अरे तुझे पता है क्या रोटेशन में वो जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो फिर क्या होता था ना, एक अलग ही मज़ा आता था फ्लेक्स करने में कि यार तुझे पता है लाइक इस चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों करते हैं। तो लोग बोले अरे पता नहीं, रट लो, नीट में आएगा, रट लो, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। बट जब तुम जाकर उसे कॉन्सेप्ट बताओगे ना कि पता है क्यों यहाँ पे ये फॉर्मूला यही क्यों लिखा गया, यहाँ पे माइनस क्यों है, बिकॉज ये होता है, तो इससे क्या होता है ना कि तुम मतलब समझ रहे हो ना, इससे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया कि यार दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर रहे हैं, पता है मुझे फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट पता है वो पता है। तो और फिर टीचर के पास जाकर पूछते थे, वो हमें अलग से बता देते थे, इनको इंटरेस्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास में हर चीज़ तो नहीं बताया जा सकता, तो क्लास के बाद फिर वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते थे। तो इसका ये फ़ायदा होता था कि फिजिक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ना शुरू किया, ठीक है, थोड़ा समझ के, थोड़ा मज़े लेके पढ़ना शुरू किया कि हाँ यार क्या पता इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, लाइक ट्रस्ट में, जो भी लोग ऐसा लगता है फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत डर लगता है, डोंट वरी, मैं भी तुम्हारी तरह था एक टाइम पे। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना सही है, बट तुम एक बार, बस एक बार ये डर हटा के दिमाग में उसको समझने के नज़रिए से शुरू करो। पहली बार जब क्लास 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो तो क्या तुम्हें बायो भी पहले तो टफ ही लगेगा ना, अगर दिमाग में ये बना लो कि बायो बहुत टफ है, इतना रटना पड़ता है, ये है वो है, बट क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं उतने बड़े बड़े, उसमें ऐसे फॉर्मूला लिख के नहीं आते जो हमारा दिमाग घुमा दे। बायो में फैक्ट है, ये होता है तो होता है, ये कॉन्सेप्ट है तो है, बस। सिमिलरली फिजिक्स में भी ऐसे ही, ये लॉ है तो है, बस उसको अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, तो बस उससे डरो मत, ठीक है, कोशिश करो कैलकुलेशन को फास्ट करो। तो ओवरऑल मैंने यही करा था कि फिजिक्स के अंदर फोकस इस चीज़ पे करा था कि उसको समझूं, ना कि रटूं। आई वॉज गेटिंग अनदर क्वेरी कि जैसे सपोज कोई कह रहा है कि मैंने PW का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो क्या मैं फिर भी मेमो नीट ले सकता हूँ? द आंसर इज़ येस, ऑब्वियसली तुम ले सकते हो कि तुम कोचिंग कहीं से भी लो। जैसा कि मैंने बोला, इट डजंट मैटर, मेमो नीट जो ऐप है इट डज नॉट गिव यू एनी कोचिंग कि तुम्हें लाइक पढ़ाएंगे वो चीज़। दे बेसिकली हेल्प यू टू स्टिक टू NCERT एंड जो भी NCERT का कंटेंट होता है उसको रिवाइज कराते हैं। इफ़ यू वांट तो तुम लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हें पता है NCERT कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स की बात करूँ, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर यहाँ पे लेक्चर से लेकर के हर एक चीज़ दे रखी है, NCERT की बुक्स की चीज़ें दे रखी हैं, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम इस बार अगर देखो तो नीट में 100 के 100 क्वेश्चन जो थे तुम्हारे बायो के इस ऐप से आए थे, एंड फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इस ऐप से थे, एंड केमिस्ट्री में 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इस ऐप से थे, विच शोज देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स NCERT। इस ऐप के अचीवमेंट्स ऐसे हैं कि इसमें 7 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं। दिस इज द ओनली नीट एप्लीकेशन। 10 crore questions are practiced in app till date. That's a huge number obviously, and I don't think you lag behind in this competition, है ना। It's very simple and it has very efficient techniques and features. Self study कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड जो भी ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं उनका सिर्फ 10 to 12% इसका लाइक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पड़ता है। एंड 2023 में मैंने बताया इतने क्वेश्चन आते हैं, तुम ऐप के अंदर जाकर के प्रूफ चेक कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ऐसे ऐप को मिस करना चाहिए। इफ़ यू यूज़ माई कोड KASHIF300 you will get 300 rupees off. The link is given in the description below. फोर्थ चीज़ जो थी वो ये थी कि शॉर्ट नोट्स। देखो मैंने शॉर्ट नोट्स शुरू से बनाना शुरू करा था 11th में भी,
क्लास 11th में भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसका फ़ायदा ये हो कि मुझे ड्रॉप ईयर में शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं पड़े। नॉट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, बट फिजिक्स में मेजॉरिटी मैंने क्लास 11th का बना लिया था, अप टू रोटेशन ग्रेविटेशन बनाया था। बट दिक्कत क्या थी, मैंने हर एक चीज़ लिख दिया था, क्योंकि 11th क्लास में तुम पहली बार पढ़ते ही हो, जब पहली बार कुछ पढ़ोगे तो क्या लगेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जब फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे समझ में आया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पर भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जब तुम कभी भी ये देखना हो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी एक तरफ खोल के रखो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिफर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर तुम्हें शायद पता नहीं होगा, बट वर्टिकल सर्कल का सवाल, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सवाल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेजॉरिटी ऑफ द सवाल इन्हीं से बनता है। हम बैठ के वर्क के फार्मूला याद कर रहे हैं, कोलिजन के बड़े बड़े फार्मूला याद कर रहे हैं, बट हमें बाद में पता चलेगा अरे यार सारा का सारा सवाल तो वर्टिकल सर्कल से आ गया। तो इसीलिए एनसीईआरटी, तो इसीलिए अपने नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ रखो एंड रेफर करो कि हाँ टोटल वर्क पावर एनर्जी के मान लो एमटीजी के अंदर 50 सवाल हैं, उस 50 में से ये देखो कि कितनी बार कौन सा टॉपिक आया है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा रिसर्च तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम होता तो मैं तुम्हें ला करके यूट्यूब पे बता दिया होता मैंने, बट ट्रस्ट मी दैट विल बी टू लेंदी फॉर मी। तो तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर मान लो 50 सवाल है तो ऐसे देखो कि यार 10 सवाल ना वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, 10 सवाल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, 10 एंड 15 सवाल जो है तुम्हारे वर्टिकल सर्कल से है। तुम ये देखो कि एक वर्टिकल सर्कल कितना छोटा सा टॉपिक है, बट उसका कितना ज़्यादा बड़ा रूल है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और जब तुम्हें पता चलेगा ना कि वर्टिकल सर्कल इंपॉर्टेंट है और अब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे अगर, तो तुम शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वर्टिकल सर्कल के बारे में ही लिखोगे, तुम उसी चीज़ के बारे में लिखोगे जो तुम भूल जाते हो या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना क्या होता है, पहली बार जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वी टेंड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। द फिफ्थ पॉइंट इज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस कभी भी करते हैं ना तो चैप्टर वाइज करना तो ठीक है, अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि हाँ हमने आज ना फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि तुमने किस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो बहुत लोग इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। अगर तुम्हें टॉपिक्स याद है ना तो तुम्हें एक तरीके से पूरा चैप्टर का तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिंक्ड रहेंगी। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो ना तो उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। मान लो 4th चैप्टर है तो तुम्हारे में 4.1, 4.2, 4.3 सेक्शन दिया होता है ना एनसीईआरटी में। उसका ये मतलब होता है कि 4th चैप्टर का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, इस तरीके से अगर तुम टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हो ना तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें चीज़ें याद होती हैं। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स में चीज़ों को डिवाइड करो एंड टॉपिक्स को फिर पढ़ो, ठीक है। एक चैप्टर पर स्टिक मत करो कि यार चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किया तो सीक्वेंस वाइज चलो, ठीक है। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले किया, फिर हमने एसिड के पीएच का करा, फिर हमने बेस के पीएच का करा, फिर हम मिक्सचर्स पे गए, फिर मिक्सचर में एसिड एसिड मिक्सचर करा, फिर एसिड बेस मिक्सचर करा, ठीक है। फिर पीके कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीके क्या होता है, केएच क्या होता है, फिर हम सॉल्ट के ऊपर गए, फिर हमने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा। तो एक सीक्वेंस में चलो, ठीक है। और तुम्हें टॉपिक्स के नाम याद होंगे। मुझे कैसे आज भी टॉपिक्स के नाम याद है, जस्ट बिकॉज इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो मैं पहले टॉपिक पढ़ता था, अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे फॉर्मूला भी याद होगा। और फिर मैंने पूरे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिर्फ उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, चैप्टर वाइज मत करो। टॉपिक वाइज करने का फायदा ये होता है कि क्लास में मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा के खत्म कर दिया, अब पढ़ा रहे हैं वो एसिड, बट बच्चे क्या करते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कब, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा के खत्म कर देंगे तब। अभी कैसे करेंगे, अभी तो सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई सर ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पढ़ा दिया ना, एटलीस्ट उतना कर लो। टॉपिक वाइज से ये होगा कि तुम साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलोगे, बाद में तुम एक ही बार लेकर नहीं बैठोगे कि भाई तुमसे 4 दिन तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जितना पढ़ाया गया उतना कवर करो एंड मान लो पहले दिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया गया, अगले दिन भी पढ़ाया गया, 2 दिन में तुम्हारा खत्म हो गया, लेकिन फिर अगला चल रहा है तो तुम ये सोचोगे कि अरे अभी 10 दिन टाइम है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा फिर करेंगे। नहीं, मैं ये करता था, अगर मेरे पैकेज में ऑल दो क्वेश्चन ना भी होना तो भी मैं एलन का पैकेज खोलता था। एलन के केमिस्ट्री के पैकेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक अलग से टॉपिक दे रखा है और टॉपिक के क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अगर मेरे मॉड्यूल में नहीं था तो मैंने एलन का कर लिया, टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। तुम्हारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किस कोचिंग के मॉड्यूल से कर रहे हो, पीडब्ल्यू कर लो, एलन कर लो, आकाश कर लो, कुछ भी कर लो, डजंट इवन मैटर क्या करेगा तुम्हारा सिलेक्शन ना। चीज़ें हैं ये मेड मेंटोर्स के अंदर, जो कि हमारा मेंटोरशिप का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हम सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं तुम्हें। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेस्ट तुम्हारे, पर्सनलाइज मेंटोरशिप हो गया, जो भी चीज़ें मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ, ये चीज़ें 24/7 तुम्हारे पास अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तुम कभी भी बात कर सकते हो, कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी परेशानी हो कुछ भी वो कर सकते हो। हम क्लासेस लेते हैं, क्लासेस इस चीज़ के ऊपर नहीं कि मोटिवेशन देना, स्ट्रैटेजी बताना, वो एक अलग चीज़ है, वो भी ओकेजनली करते हैं। बट क्लासेस इस चीज़ पे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, कैसे हम लोग पेपर एनालाइज करें, कैसे हम लोग कैलकुलेशन को और एक्यूरेटली कर सकते हैं। फिजिक्स में क्या क्या ट्रिक्स हैं जिसको सॉल्व करके क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर निकाल सकते हो। फिजिक्स के ऐसे आंसर जो कि तुम 1-1 सेकंड में निकाल सकते हो। डायमेंशंस यूज़ करके कैसे आंसर निकालना है, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स जो कि तुम्हें मेड मेंटोर्स के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो तुम देख सकते हो, बाकी इट्स अप टू यू। जस्ट वांटेड टू से कि ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितने लोगों ने भी ज्वाइन करा, जितने लोगों ने भी, लाइक नन ऑफ देम हैज़ नेगेटिव फीडबैक अबाउट इट, एवरीवन इज़ लाइक सेटिस्फाइड विद इट एंड कुछ भी प्राइस नहीं है उसका, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेरा चैनल है, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने बता रखा है चीज़ों के बारे में, यू कैन चेक इट आउट। एंड फास्ट फॉरवर्ड ये होता है कि इतना कुछ जब फॉलो करा तो जब 38,000 रैंक आई थी ना पहली बार, भाई रो गया था, ठीक है ना। उसके बाद जब इस बार रिजल्ट चेक करा और जब नाम किया गया है कि हाँ एम्स पटना अलॉट हुआ है, ट्रस्ट में भाई बेस्ट फीलिंग होता है, बेस्ट फीलिंग, मजाक नहीं कर रहा। ये अभी लाइफ में देखो बहुत सारी चीज़ें आनी है, बट इस चीज़ को तुम हमेशा याद रखोगे। बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी कर लो ना लाइफ में, ये वो एक मोमेंट रहेगा जो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार यहाँ से लाइफ चेंज हो गई, यहाँ से लाइफ पलट गई पूरी।
एक एवरेज सा बच्चा था भाई, जिसको कोई जानता तक नहीं था, ठीक है ना, आज उसे हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो भाई इतनी मेहनत की, इतना कुछ करा ना, 15 लास्ट के टाइम पे भाई 17 घंटे पढ़े हैं, ठीक है ना। बहुत लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है, 17 घंटे कोई थोड़ी पढ़ सकता है। और हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पूरे महीने नहीं पढ़ा था, लास्ट के 10 दिन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कुछ लोग हो सकते हैं जो 4-5 घंटे में करके कर लेते थे, मेरे साथ था कि हाँ मैं इंटेलिजेंट था, मुझे चीज़ें अच्छे से जल्दी ग्रैस्प हो जाती थी, बट मेरे पास दोनों चीज़ था। मुझे लग रहा था कि हाँ मैं चीज़ें जल्दी समझ भी लेता हूँ, आई एम गॉड गिफ्टेड, एंड मैं मेहनत भी करूँगा। और अगर दोनों चीज़ होती है तो तुम्हारा अगर लक थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो भी यू लैंड अप बाकी लोगों से बहुत ऊपर। अगर मान लो मैंने टारगेट किया था कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, अगर मुझे वो भी नहीं मिला ना, तो भी मैं एम्स पटना में हूँ, ठीक है। और एक वो बचा जिसका था कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए, अब वो नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा, सिलेक्शन ही नहीं हुआ ना, तो समझ रहे हो ना। इसीलिए बड़े टारगेट, बड़े सपने देखने का फ़ायदा ये होता है। बाकी पढ़ाई करते रहो, है ना, एंड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट डाउन, है ना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।